इस साइड आ जाएँ, इस साइड से पढ़ाएँ, यही ना? अब आइए, अब अब हम चलते हैं। आइए, देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखना है कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। और गायत्री सिंह तो सर कभी आपको देखे, आप कंटिन्यू क्लास करते हैं। राशिद एन, ये तो आप पुराने विद्यार्थी हमारे हैं। और कौन-कौन हैं? कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी सबसे बड़ी मिठाई ये है कि आप सफल हो जाएँ। सिर्फ़ आप इतना कह देते हैं कि सर हम सफल हो गए, अब खुश हैं, बड़ी कोई मिठाई। बढ़िया से रहना है, ईमानदारी से रहना। कोई भी वर्क ईमानदारी से करेंगे, तो आप सफल ज़रूर आते हैं अब। देखिए यहाँ पर नंबर 1 इस्तमरारी बंदोबस्त। तो पहले देखिए, किसी भी प्रश्न को अगर आप समझ गए ना, अगर आप समझ गए, तो अगर प्रश्न को समझ गए और उस प्रश्न को नहीं भी जानते, फिर भी सही हो जाए। अब यहाँ पर क्या देखना है? इस्तमरारी बंदोबस्त, यहाँ पर ब्रेन दौड़ाना है, ये है क्या? और इसी को हम अस्थाई बंदोबस्ती के नाम जानते हैं। इसे ही हम अस्थाई बंदोबस्ती के नाम जानते हैं। अब यहाँ पर है इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में विचार की। और अब क्या है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और फिर नीचे लिखा हुआ है कौन से कथन सही है। सही, सत्य और असत्य जब पूछे तो इसे गोला को घेर दीजिए। ये घेर देते हैं तो फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगा। आप एग्जाम में देखिएगा कि सत्य और असत्य में ठीक से आप नहीं समझ पाए, सत्य और असत्य घेर के नहीं रखे हैं। कभी सत्य को असत्य कर देंगे, कभी असत्य को सत्य कर, इसे घेर करके पहले क्लियर कर दीजिए। तो अब हम इसे घेर दिए। अब ये स्पष्ट कर देना है कि इस्तमरारी बंदोबस्त से संबंधित बातें 4 दिया गया है, इसमें कौन कौन सही है। अब उसे टिक करके आंसर को मिला। और आपका पढ़ाने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है, गायत्री सिंह सर। मैं आपका बैच भी टाइम में आप पढ़ते हैं, ये बताइए किस टाइम में पढ़ते हैं? सुबह में पढ़ते हैं? किस टाइम में आप हमसे पढ़ते हैं? हमें लगता है आप सुबह में ही पढ़ते हैं। और उस टाइम में हम क्लास कब लेते हैं? 10 से 11। 10 से 11 है, लेकिन हम लेट से आते हैं, यही बात है ना? आप आइए, देखिए यहाँ पर इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में विचार कीजिए। नंबर 1, अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा, एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों हो। ये सही है, ताकि कृषि संबंधी जो टेंशन है, राजस्व संबंधित, ये समाप्त हो जाए। नंबर 2, इस व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व मांगों की दर को अस्थायी करना। बिल्कुल सही। जब यह व्यवस्था लागू की गई उस समय बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी, यह भी सही है। अब यहां है कि सूर्यास्त का नियम इस्तमरारी बंदोबस्त से संबंधित है, यह भी सही है। तो चूंकि यहां सही चुनना है, तो अब हम देखते हैं 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन सही है। तो किसी में 1 2 3 4 है नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या मार देंगे? डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम यहां क्या देखते हैं? देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया था। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा के नाम जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम सूर्यास्त कानून के नाम जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम स्तंभरारी प्रथा या स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इस प्रथा के तहत जमीन का मालिक जमींदार को जमीन का मालिक जमींदार को माना गया। अब आपसे प्रश्न यहां पर ऐसे रहेगा, हम जो बोलते हैं मेन, अब यहां पर मेरा हो जाता है अब काम। अब देखिए यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सी प्रथा प्रारंभ किया था? अस्थाई अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा। और ये प्रथा कब प्रारंभ किया था? तो 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम किस नाम जानते हैं? अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा। और किस नाम जानते हैं इसे? हम स्तंभरारी प्रथा, इसे हम सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। इस प्रथा के तहत जमीन का मालिक किसको माना गया था? जमींदार को माना गया, जमींदार। अब यहां पर आपसे प्रश्न ये रहेगा, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखते जाइए यहां पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ किया था? अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा। कब प्रारंभ किया? 1793 में। इसे क्या कहते हैं? जमींदारी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को कितने नाम से जानते हैं? 3 नाम से। कौन कौन? जमींदारी प्रथा, स्तंभरारी प्रथा और सूर्यास्त कानून के नाम से। और इस प्रथा के तहत जमीन का मालिक किसको माना गया? जमींदार। क्लियर भैया? इतना जान लेने के बाद क्वेश्चन को किसी तरह से घुमाएगा, लेकिन आपके विजय रथ को रोक नहीं पाएगा। आप आइए यहां पर आगे की ओर आते हैं। नंबर 2 में देखिए, बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब फिर नीचे हम आएंगे, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन कर रहा है, तो सही कथन कर रहा है, इसे हम क्या किया है? घेर दिया। अब यहां पर क्या है कि बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं से उत्पीड़न से आजाद कराने के लिए आंदोलन किया था। सही है। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछ देगा, दीकू किसको कहा गया? बाहरी लोगों को दीकू कहा गया। किसको कहा गया? बाहरी लोगों को दीकू कहा गया। इस बात को भी ध्यान रखना है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, और इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया। बिल्कुल सही। नंबर 3 में सफेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। यह भी सही है। छोटा नागपुर टेनेंसी, रैयत या काश्तकारी कानून इसी आंदोलन का परिणाम। यह भी सही है। तो अब हम देखते हैं 1 2 3 4, ये चारों सही है। तो किसी ऑप्शन में 1 2 3 4 है? सभी चारों। देखो यहां सी में दे दिया सभी चारों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं बिरसा मुंडा की बात करते हैं। और मुंडा विद्रोह का समय माना जाता है 1899 से लेकर 1900 ईस्वी। मुंडा विद्रोह को प्रारंभ करने का श्रेय बिरसा मुंडा को जाता है। बिरसा मुंडा को हम भरती आबा के नाम से भी जानते हैं। मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न उभरता है, ये मुंडा विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? झारखंड के छोटा नागपुर। क्यों प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा मुंडाओं की पारंपरिक कृषि पद्धति को समाप्त किए जाने के विरोध में। अब आपसे यहां प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंडा विद्रोह, देखते जाइए मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह का समय क्या है? तो मुंडा विद्रोह का समय क्या है?
1899 से 1900। ठीक है। पूछेगा कि मुंडा विद्रोह को हम किस नाम जानते हैं? उलगुलान विद्रोह के, उलगुलान विद्रोह के नाम जानते हैं। पूछेगा कि मुंडा विद्रोह को किसने प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। पूछेगा बिरसा मुंडा को किस नाम जानते हैं हम? हरती आबा के नाम जानते हैं, हरती आबा के नाम जानते हैं। पूछेगा मुंडा विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ था? झारखंड के छोटा नागपुर से, झारखंड के छोटा नागपुर। पूछेगा कि मुंडा विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो यह मुंडा विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था? तो मुंडाओं के और मुंडाओं के पारंपरिक कृषि प्रणाली को समाप्त करने के कारण, समाप्त करने के कारण। क्लियर? बस इतना ही रखना है। अब यहां पर देखिए, आपसे यहां प्रश्न क्या होगा? तो प्रश्न ये रहेगा कि मुंडा विद्रोह का समय क्या है? तो 1899 से 1900। मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह किसने प्रारंभ किया? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा क्या कहते हैं? धरती आबा। ये विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ? छोटा नागपुर। और क्यों प्रारंभ हुआ था? तो मुंडाओं के प्रारंभिक कृषि पर, मुंडाओं की पारंपरिक कृषि प्रणाली को समाप्त करने के। सर हिस्ट्री का डेट कैसे याद करें? कुछ नहीं करना है, याद कर लेना है। जितना भी डेट है, डेट तो ज़्यादा देते ही नहीं, डेट वही देते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितने हम बेहतरीन डेट देते हैं, उस डेट को एक कागज में, खूबसूरत सा कागज में, अच्छे हैंड राइटिंग में, और उसे लिख लेना। लिख लेने के बाद जब आप जिस बेड पर सोते हैं और जहां आपका सर होगा उसी के सामने चिपका देना। जब नींद नहीं आए तो उसको देखते रहना, आते हैं तो उसको देखते रहना, बैठे हुए हैं तो उसको देखते रहना। इसी तरह से सेट हो जाए, सेट हो जाएगा। आइए आप यहां पर देखिए, हर के सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो यहां पर सही चुनने के लिए कह रहा है यह विद्रोह 1879 ईस्वी में हुआ था। गलत। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1879 में नहीं, 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। बिल्कुल सही है। इस विद्रोह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू किया गया था। यह भी सही है। तो यहां पर क्या है? अब यहां पर देखना है कि सही चुनने के लिए कहता है तो बी और सी दोनों सही है। तो इसमें बी सी किसी में है? नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या मार देते हैं? डी। और यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेकिन इतना तो दे दिया, लेकिन सिर्फ इसमें एक लाइन और जोड़ दे तो यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और यह विद्रोह कहां हुआ था? महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। कोई भी विद्रोह में ज्यादा चीज नहीं देखना, पहला देखना ये विद्रोह कहां प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया और क्यों प्रारंभ हुआ। बस ये 4 बात के अलावा 5 बात कुछ नहीं जानते। आइए यहां पर देखें, पंडिता रमाबाई और के संबंध में निम्न में से कौन से कथन, देखिए यहां पर सही है, सही चुनने के लिए कह रहा है। तो वह संस्कृत की विद्वान थी। बिल्कुल सही है। उन्होंने महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। यह बिल्कुल सही है। तो मतलब है कि सही चुनने के लिए कह रहा, तो 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 किसमें है? तो सी में है। तो इसका सही आंसर सी मारेंगे। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि पंडिता रमाबाई की जब हम बात करते हैं तो अब यहां हम देखते हैं कि वह संस्कृत की विद्वान थी। नाम से ही पड़ जाता है पंडिता। देखिए यहां पर पंडिता, संस्कृत के विद्वान को ज्यादातर महिला अगर होती है तो इसे पंडिता कहा जाता है, और जो संस्कृत विद्वान होते हैं उनको पंडित कहा जाता है। तो संस्कृत विद्वान थी, सही। उन्होंने महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में एक
विधवागिरी की स्थापना की। तो कब विधवागिरी की स्थापना की? 1889। और इसका क्या नाम था? इस विधवागिरी का नाम शारदा सदन। शारदा सदन। क्लियर? पूरी तरह से एक क्लियर है। आइए अब यहां देखिए, पांचवें, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? कहां से प्रकाशित किया गया था? आप चार ऑप्शन को देखकर आप अपना आंसर बताइए और कोशिश कीजिए कि आंसर को हम सही कर लें। और सही, आपका आंसर सही आ भी रहा है, सही आंसर दे रहे हैं पुणे। पुणे। अब यहां पर हमें क्या देखना है? गांधी जी, गांधी थॉट, गांधी थॉट बहुत बड़ा चीज है। और कोई ऐसा एग्जाम है दुनिया का जिसमें गांधी जी से प्रश्न नहीं पूछा जाए? तो गांधी जी से जब प्रश्न पूछने की बात आ रही है तो कुछ बात पर हम चर्चा करते हैं। याद रखना है, महात्मा गांधी ने क्या किया? यंग इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन, नवजीवन एवं हरिजन जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। और महात्मा गांधी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो जहाज पर कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? पूछेगा जहाज पर कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। अब देखें, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा। किस भाषा में? गुजराती। महात्मा, एक लाइन और इसमें महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। बात यह है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो कई बार बताए हुए भी हैं, 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी के प्रयास स्वरूप दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने रंग भेद नीति को कब समाप्त किया था? तो 1914 ईस्वी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी भारत की धरती पर साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 ईस्वी में। क्लियर? आइए यहां देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में चलाए गए सुधारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखें, प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 ईस्वी लॉर्ड मेयो ने उठाया था। उपर्युक्त में से कौन सी कथन सही नहीं? दोनों सही है। दोनों जब सही है, इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहां पर है 1857 के विद्रोह की चर्चा हो रही है, तो 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ ऐसी बातें खींच कर लाया जाए तो एग्जाम में पूछते। तो फिर यहां पर देखना है, आपसे बार बार पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? आयोग का क्या नाम था? पील आयोग। कौन? पील आयोग। पूछेगा 1857 के विद्रोह को महान शायर कौन था जो अपनी आंखों से देखा था? उसका नाम था मिर्जा गालिब। क्या नाम था? मिर्जा गालिब। क्या नाम था? मिर्जा गालिब। पूछेगा मिर्जा गालिब किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? समकालीन मतलब समय का। किसको? तो मुगल बादशाह। कौन? तो मुगल बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम
बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते, ठीक ना। अब यहां देखिए लॉर्ड मेयो की जब बात करते हैं, देखिए यहां पर लॉर्ड मेयो है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय से प्रारंभ हुई, लॉर्ड मेयो के समय। यह जनगणना, लेकिन भारत में पूछेगा नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में। किसके? लॉर्ड रिपन के समय। यह जनगणना क्या प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होता? यह जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होता था, जो आज भी जारी है, ठीक ना। सुखदेव साहब, सुखदेव साहब खुश रहिए। आप तो अपना नाम लिखते हैं सुखदेव, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपका नाम स्क्रीन पर आता है क्या? पवारी चौधरी, और यही नाम हमें अच्छा लगता है, पवारी चौधरी। ये अब है कि देखिए यहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पर है सत्य कथन की चुनने की बात हो रही, कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य को हमेशा घेर दीजिए। अब देखना है, देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, बिल्कुल सही है। जाति, धर्म, प्रांत और भेदभाव किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, बिल्कुल सही है। तो जब यहां पर ए, बी और सी सही है, इसका आंसर हम क्या मार देते हैं? डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए यहां पर प्रश्न ये हो बढ़ता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये सब जानता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, लेकिन जब कभी कभी डेट पूछता है ना, यहाँ कंफ्यूजन सा हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज एओ ह्यूम ने किया था। समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय कांग्रेस के कुल सदस्यों की संख्या 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में होने वाला था, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण यह अधिवेशन पूना में नहीं होकर मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तैयार किया था, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के समय वह भारत में नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। इन्हें ही हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। कहां? मुंबई के, मुंबई के गोकुलदास, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत कॉलेज की, संस्कृत कॉलेज की भवन में हुई, भवन में हुई थी। अब प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज एओ ह्यूम ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। पूछेगा जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां होने वाला था? तो पूना में होने वाला था।
लेकिन कौन सी बीमारी फैल गई? तो हैजा। हैजा फैल जाने के कारण यह अधिवेशन पूना में नहीं होकर कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहाँ? तो मुंबई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो व्योमेश चंद्र। कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें किस नाम जानते हैं? इन्हें हम डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम जानते हैं। आइए अब देखिए, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ के विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ था। कब हुआ था? 1911। अब हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन की जब बात हो रही है तो फिर लॉर्ड कर्जन की चर्चा हम कैसे नहीं कर सकते। लॉर्ड कर्जन की जब हम बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। हाँ, यस, ह्यूम को हर्मी टॉक्सी मिला। अब हम देखते हैं क्या कि लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। लेकिन बंगाल का विभाजन विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। हम देखते हैं 1911 ईस्वी में दिल्ली में इस दरबार का आयोजन हुआ, उसे हम दिल्ली दरबार के नाम जानते हैं। और यह दिल्ली दरबार किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 ईस्वी में ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम एवं उसकी रानी मेरी की स्वागत के लिए दिल्ली में जो दरबार का आयोजन किया गया, उसे हम दिल्ली दरबार के नाम जानते हैं। इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा हुई, लेकिन दिल्ली भारत की विधिवत रूप से राजधानी 1912 ईस्वी बनी थी। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। आपसे यहाँ प्रश्न रहेगा, किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन किसके समय? लॉर्ड कर्जन समय। क्या? 19 जुलाई 1905 ईस्वी। क्या? बंगाल विभाजन की। क्या? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो 1905 ईस्वी। उस आंदोलन का क्या नाम था? स्वदेशी आंदोलन। कौन था? स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। हम देखते हैं कि अब यहां पर प्रश्न यह है कि हम देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कब? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। कहाँ? तो दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। और इसी दरबार में भारत की राजधानी कहाँ? कलकत्ता से कहां? तो दिल्ली ले जाने की घोषणा हुई। 1911, याद रखना। लेकिन दिल्ली भारत की विधिवत रूप से राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में हुई। 1911 ईस्वी के 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में ही 1911 के दिल्ली दरबार में ही दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को बंगाल विभाजन को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। घोषणा की गई थी। क्लियर है? गायत्री सिंह सर, आपसे अच्छा कोई हिस्ट्री
नहीं पढ़ा सकता। बात सही है, गलत कहाँ बोल रहे हैं, सही बोले, एकदम सही है। हम कहीं भी रहते तो अकेला रहते, हम कहीं भी रहते हैं अकेला रहते। हम दिल्ली में पढ़ाए, रांची में पढ़ाए, इलाहाबाद में पढ़ाए, पटना में प्लेटफॉर्म में पढ़ाए, जहाँ पढ़ाए नंबर 1 कोचिंग में पढ़ाए। जिस कोचिंग में पढ़ाए मेरा पूरा समर्थन रहा इतिहास का 2-3 टीचर होना, ताकि हम पर लोड कम रहे। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं रहा। आपको हमें देखकर लगता है पैसा कमाना चाहते, बिल्कुल नहीं। हमें पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा बहुत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा कोई बैंक अकाउंट भी नहीं, लेकिन बस उतना ही चाहिए जितना काम चल जाए। जिस समय हमें पैसा की आवश्यकता थी, पढ़ रहे थे, उस समय मेरे पास पैसा नहीं। तो जिस समय आवश्यकता थी उस समय तो मेरे पास था ही नहीं। अब हमें पैसा की आवश्यकता नहीं है, तो पैसा मेरे पीछे, अब तो उसके और हम तो पीछे मुड़कर देखते भी नहीं। इस समय आवश्यकता थी, तुम थे ही नहीं। अब आवश्यकता नहीं है तो फिर तुम्हारी ओर क्यों। और मेरे जीवन का एक दुर्भाग्य है, जिस चीज से हमें नफरत होती है वही चीज मेरा पीछा। आज के डेट में पैसा से नफरत है और पैसा मेरा पीछा। हाँ, तो हम बोले कि हर कोचिंग चाहते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सके इतिहास का टीचर रहे, और मेरा समर्थन भी रहता है। लड़का ही स्वीकार नहीं, हर बैच में यही होता है। हम पढ़ेंगे तो सहनसा से ही पढ़ेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला, और ये टीचर का 0.3 वाला बैच था, उसमें हमारी बहुत तबीयत खराब थी। आप सोच सकते हैं कि हम खड़ा होने लायक नहीं थे, और फिर भी हमें हर बैच को पढ़ाना पड़े। तो मेरे अगर सपोर्ट में कोई रहता, कोई टीचर, तो हम आराम करते हैं, और हम भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, अकेला ही रहना पड़ता है। अच्छी बात है, कभी आप उनसे हमें बात कराएं। अगर हमारे जवान हैं वो और हमसे पढ़े हैं, तो एक दिन कैमरा के सामने में लाइए और उनसे हमारी बात कराइए। और वो करते क्या हैं फिलहाल, ये भी बताइए। ठीक ना। ठीक है, आइए तो आगे की ओर हम जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, कहाँ पर आगे बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात तुर्कों के साथ हुए व्यवहार के विरोध में अली बंधुओं ने, शौकत अली और अन्य दूसरे लोगों ने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया। सही है। आगे चलकर यह आंदोलन राष्ट्रवादी आंदोलन का एक अंग बन गया, ऐसा नहीं है। इस आंदोलन को कांग्रेसी नेताओं का समर्थन नहीं मिला। महात्मा गांधी ने खुलकर समर्थन किया, यह भी गलत हो गया। तो यहां पर पूछ रहा है क्या, यहां देखिए असत्य कथन चुनते, तो 2 असत्य, 2 और 3, तो 2 और 3 किस में है, किसी में नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक? अब खिलाफत आंदोलन का समय क्या माना जाता है, खिलाफत आंदोलन समय माना जाता है 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था तुर्की के खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए। हाथ में खिलाफत आंदोलन के कितने नेता थे, 2।
कौन कौन? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं अली बंधु, अली बंधु। महात्मा गांधी जैसे नेता ने खिलाफत आंदोलन को, महात्मा गांधी जैसे नेता ने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करके और महात्मा गांधी जैसे नेता खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करके इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक अच्छे अवसर के रूप में देखा। आइए यहां पर नंबर 10 है, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? इसको सही कर लीजिए। और यह है 1940। हम देखते हैं पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छात्र चौधरी रहमत अली ने किया और 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसी अधिवेशन में उसने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत, याद रखना। अब देखिए यहां पर पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र कौन? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। और देखो 1940 के कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। 1940 के लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें हम मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी अधिवेशन में इसने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत, पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत। आइए आप वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? अब देखिए यहां पर उसने 1772 में न्याय व्यवस्था स्थापित की, सही है। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का प्रावधान था, सही है। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, यह भी सही है। तो इसमें क्या होगा? ए बी सी सही है, इसका सही आंसर डी देंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वारेन हेस्टिंग्स पहला अंग्रेज था जो न्याय की ओर ध्यान दिया था। वारेन हेस्टिंग्स की न्याय व्यवस्था मुगलों की न्याय प्रणाली पर आधारित थी, मुगलों की न्याय प्रणाली पर आधारित थी, याद रखना है। वारेन पहला अंग्रेज पूछेगा, पहला अंग्रेज कौन था जो न्याय की ओर ध्यान दिया था? पहला अंग्रेज कौन था जो न्याय की ओर जाता? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। पूछेगा वारेन हेस्टिंग्स की न्याय प्रणाली किस पर आधारित थी? तो मुगलों की न्याय प्रणाली पर। किसकी? तो मुगलों की न्याय प्रणाली पर, न्याय प्रणाली पर आधारित। वारेन हेस्टिंग्स समय में कब? तो 1774 ईस्वी में। कहां? तो कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता में। क्या हुआ था? उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसका पहला न्यायाधीश किसको बनाया गया था? एलिजा इम्पे को। किसको बनाया गया था? एलिजा इम्पे को बनाया गया, एलिजा इम्पे को बनाया गया। कौन सही नहीं है? कहां है? कौन सही नहीं है? अरे सही 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 सही, पूजा कुमारी। देखो पकड़ ली ना, इसको इसलिए कहते इसको घेर लेना है। कौन सही नहीं है? तो ये ए बी और सी ये तीनों सही है, तब इसका आंसर हो जाए उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। एक बार इस आंसर की ओर देख लीजिए, 11 नंबर प्रश्न की ओर देखें। यहां पूछ रहा है आपसे कि सही नहीं है, सही नहीं है, तो ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी नहीं दीजिए, इसका आंसर ई दीजिए। क्लियर? हाँ, इसलिए इसको घेर देना था, दिख रहा है ना, ये आपसे भी हो जाएगा। आइए इस सेशन को देखिए, अगर सेशन पसंद आता है तो आप इसे लेने का प्रयास कीजिए।
अब यहां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां दिए गए विकल्प का सही उत्तर चुनिए। देखिए यहां तो घेर देना, तब गलत नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 में है, जुलाई 1952 में केबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। यह गलत है, 1952 में नहीं, 1951 होगा, ये गलत हो गया। अब यहां है कि पीसी घोष एवं पी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, ये सही है। तो इसमें सही उत्तर चुनना है, तो दो किसमें है, दो है। यहां पर क्या है, सही उत्तर को चुने। अब यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से 1 और 2 होगा, इसमें कथन करके दे दिया, जबकि कथन है नहीं, कथन तो नहीं है। तो फिर भी हम ऐसा कर लेते हैं, 2 सही है तो A1 गलत है और R सही है। इसका बी कर दीजिए, इसका बी कर दीजिए, ठीक ना। आइए आप, पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेखों की भूमिका पर विचार कीजिए। तो अब यहां पर क्या है, सही कथन जो सही है। अब देखें, अभिलेख केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए मिलते नहीं, अभिलेख पत्थर के अलावा अन्य कठोर चीजों पर भी लिखे जाते, इसलिए यह गलत हो गया। कुछ अभिलेख में राजाओं और रानियों सहित अन्य व्यक्तियों के विवरण मिलते हैं, बिल्कुल सही है। अभिलेख के माध्यम से शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर सही कर रहा है तो 2 और 3, 2 और 3 किस में है, तो बी में है। और एशिया का सबसे पुराना अभिलेख कौन है, एशिया का, मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख कौन है, ओधज ओगज कोई अभिलेख, ओगज कोई अभिलेख, मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख का क्या नाम है, बोगज कोई अभिलेख। इस अभिलेख में वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में वैदिक देवता कौन कौन है, इंद्र, वरुण एवं नासत्य। एशिया का सबसे पुराना अभिलेख है बोगज कोई अभिलेख, और इस अभिलेख में वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है, और जिस वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है उसका नाम है इंद्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, वरुण, नासत्य और एक और मित्र, 4 देवता का, इंद्र, वरुण, नासत्य एवं मित्र, और ये भी आए। पूछेगा मध्य एशिया का सबसे पुराना अभिलेख कौन, तो बोगज कोई अभिलेख। इसमें कितने वैदिक देवता का उल्लेख है, 4, कौन कौन, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। आइए हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़कर पूरा यूरोप, बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग शीत कटिबंध में, यह गलत है, और शीत कटिबंध में हम लोग आते हैं, उष्ण कटिबंध, शीत में नहीं, हम लोग गर्मी होता है यहाँ, तो उस इसका है उष्ण होना चाहिए, उस कटिबंध, और ये 3 नहीं होगा। तो चूंकि इसमें सही कथन चुनना है, तो सही में कौन होगा, 1 और 2, और 1 और 2 की कौन है। आइए, पूरा पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति नूतन प्लास्टोसिन चतुर्थिक अवस्था का एक भाग है, सही है। हेलोसियन नवपाषाण युग के अंतर्गत आते हैं, यह सही है। मानव धरती पर प्लास्टोस के अंदर पैदा हुआ था। तो अब यहां पर क्या हो जाता है कि अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण युग की बात कर रहा है, तो यहां पर सही कथन चुनने की बात कर रहा है। तो सही कथन जब चुनने की बात कर रहा है, तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं, तो यहाँ पर देखते क्या है हम, और इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में मानव का जीवन पूरी तरह से शिकार पर आधारित था, और शिकार करने के लिए मानव इस युग में पत्थर के हथियार का प्रयोग, इसलिए इस काल को कहा गया पूरा पाषाण, यानी पूरी तरह से इस काल में
पत्थर की प्रधानता थी। यहाँ देखिए, हड़प्पा सभ्यता असल में निर्मित सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो ये क्या है, मुख्य सड़क करीब 10 फीट चौड़ी होती थी, सही है। सड़कों के दोनों ओर मकान बनाए जाते, यह भी सही है। मकान की नालियां सड़कों की नाली से मिलती जुलती थी, यह भी सही है। तो यहाँ पर कौन सी कथन सही है? तो सही में 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर। और सिंधु सभ्यता काल में सड़कें, याद रखना है, यहाँ पर जो बताते हैं देखें, सिंधु सभ्यता काल में, देखें यहाँ पर सिंधु सभ्यता काल में, सिंधु सभ्यता काल में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सिंधु सभ्यता कैसा था? सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक, इस आंसर को सुधार कर लीजिए, जो मारे हैं इसी को रहने दीजिएगा। और सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता काल की जब बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता काल के लोग दाल से परिचित नहीं थे, याद रखिए, दाल से परिचित नहीं। आगे बढ़ जाए, यहाँ पूछेगा कि सिंधु सभ्यता काल में सड़कें क्या थे? एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता काल के लोग दाल से परिचित। आइए आप, नहीं, ये इसको सुधार कर लीजिए, ये आंसर को सुधार कर लेना है। मुख्य सड़क को जनपथ नहीं कहा जाता, जनपथ नहीं कहा जाता। आइए, जब उसकी लिपि पढ़ी नहीं गई, जब सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं, तो फिर हम कोई नाम कैसे दे सकते? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है यहाँ पर देखिए। गुजरात कहाँ है, यानी सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित। चनहुद्रो कहाँ है? सिंध में, यह सही है। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। और इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा है, सही नहीं है, इसका आंसर सी होगा। और इस आंसर को भी सुधार कर लेना, आंसर गलत है, इस आंसर को भी सुधार कर लेना। बात समझ गए? सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े की अस्थि मिली है। कौन? तो घोड़े की अस्थि मिली है, घोड़े की अस्थियां मिली है, हड्डी। चंदहुद्रो से क्या मिला है? गुड़िया निर्माण करने का कारखाना, गुड़िया निर्माण करने के कारखाने। आइए यहां पर, धोलावीरा कहाँ है? तो गुजरात। और धोलावीरा से क्या मिला है? सबसे बड़े क्या मिला है? लिपि के वर्ण मिले। सबसे बड़े लिपि के वर्ण। वर्ण किसको कहा गया? अक्षर को। ठीक है। एक जवान ने हमसे पूछा है, शिवदत्त सिंह, आपका घर कहाँ? सहरसा का कोई एक घर नहीं होता, सहरसा का कोई एक घर नहीं होता। और सहरसा कंकर पाथर ईंट के मकान में नहीं, सहरसा अपने जवानों के दिल में रहता। और सहरसा का जवान भारत के एक गली में नहीं है, कोने कोने में है। तो फिर हम अपना घर का एड्रेस कैसे बताएं? एक जगह तुम रहते नहीं, दिल में रहने वाले इंसान कहीं एक जगह तो नहीं रहते। फिर अपना ठिकाना बताना बड़ा मुश्किल। यहां देखिए, बज्जी संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बज्जी में गण प्रकार की शासन व्यवस्था थी, यानी सामूहिक। यहां पर गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य समूह के लिए हुआ है।
यह सही है 1 2 3। तो इसका सही आंसर 1 2 याद रखना। अब हम देखते हैं क्या कि अजात शत्रु वैशाली, अब देखते हैं कि बज्जी की बात करते हैं। तो आइए यहां पर, अब देखो यहां पर अजात शत्रु की बात करते हैं। तो हर्यक राजवंश का शासक कौन था? हर्यक राजवंश, हर्यक राजवंश का शासक कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु वैशाली के बज्जी राज पर आक्रमण के समय महाशीलकंटक, महाशीलकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया था। महाशीलकंटक कहा गया बड़े बड़े पत्थर के चट्टान को मशीन में रखकर दबा जाए तो कई किलोमीटर उड़कर मार करता। और रथ मूसल उस हथियार को कहा गया जो गदा के समान होता था, जो उड़कर मार करता। ठीक है, लिखिए, किसी को दीजिएगा नहीं। 9931 441648। एक बार और, 9931441648। आइए यहां पर हम देखते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहां पर है अशोक के प्रमुख वह स्थान जिस राज्य में शिलालेखों के स्थान। तो धौली कहाँ है? उड़ीसा में, यह सही है। यहाँ पर सुमेलित है, सही सुमेलित है। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, यह भी सही है। जोगड़ कहाँ है? यह गलत है। और जोगड़ कहाँ है? तो ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा, ओडिशा। कालसी कहाँ है? यह भी गलत है। यह कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। तो सुमेलित है, सही सुमेलित पूछ रहा है, इक्के गो न है। इसका दो, एक और दो सही है। एक दो कौन है? इसका सही आंसर बी। देखें, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, सही है। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग वेतन के लिए भी किया जाता था, यह भी सही है। गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग भूमि खरीदने के लिए किया जाता था, यह भी सही है। इसका सही ए, बी और सी सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। गुप्तकालीन अभिलेखों में स्वर्ण सोना के सिक्का को क्या कहा गया? दिनार कहा गया। वहीं चांदी के सिक्का को क्या कहा गया? रुपयक, क्या रूपक कहा गया, रूपक। और आम जीवन में किसका प्रयोग किया जाता था? आम जीवन में लेन देन में किसका प्रयोग किया जाता था? कौड़ी का प्रयोग किया जाता। किसका? कौड़ी का। यहां देखिए, भक्ति आंदोलन से संबंधित संतों एवं उनके जन्म स्थान के संबंध में निम्न को विचार कीजिए। शंकर देव, और यहां पर सुमेलित नहीं है, तो शंकर देव असम सही है। जयदेव, और जयदेव जब हम बात करते हैं, और आप देखिए यहां पर नंबर 21, तब तक नंबर 21 को आप अपने अनुसार से बनाइए, तो हमको देखते हैं इसमें क्या होता है। नंबर 21 को अपने अनुसार बनाकर आप देखिए। नंबर 21 को 23 से बताना है। असम कहाँ? शंकर देव। तो असम कौन है? तो शंकर देव। तो अब हम शंकर देव असम, और शंकर देव को असम का क्या कहा गया? शंकर देव को असम का चैतन्य कहा गया, चैतन्य। जयदेव कहाँ? ओडिशा, ये गलत है। चैतन्य देव बंगाल, यह भी गलत है, बंगाल। और चैतन्य का समय बंगाल के किस जिले से? नदिया जिले से। तो यहां पर सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं। तो 2 और 3 किस में है? तो 2 और 3 किसी में है नहीं है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस आंसर को भी सुधार कर लीजिए, इसके भी सुधार कर लीजिए। आइए आप यहां देखिए, शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया, यह सही है। शेर शाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था?
चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539। और चौसा के युद्ध में कौन? शेर शाह ने। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? देखिए यहां पर, बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। इसमें क्या हुआ था? शेर शाह पुनः हुमायूं को पराजित किया। बिलग्राम के युद्ध को किस नाम जानते हैं? इसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खां था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना ने किसको पराजित किया था? तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को। मुगल सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी के युद्ध में किसने किया था? मान सिंह, मान सिंह एवं आसफ खान ने, मान सिंह एवं आसफ खान किया। अब देखिए यहां पर, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मनसबदारों को वेतन नगद में ना देकर जागीर में दिया जाता था। सत्य नहीं है। वही दस्तावेजों को जमा दामी कहा जाता था। ठीक है। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाया। गलत है और सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा सी। सही आंसर सी। और मुगलों की मनसबदारी प्रथा याद रखना है। मुगलों की, देखिए यहां पर यही क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछे या ना पूछे, ये पूछेगा। मुगलों की मनसबदारी, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा मंगोल नेता, मंगोल नेता चंगेज खां के, मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर, दशमलव प्रणाली पर, प्रणाली पर आधारित थी, आधारित थी। शाहजी भोसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। शाहजी ने अहमदाबाद में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। गलत है। 1636 उन्हें अपने प्रभुत्व वाले प्रदेश को छोड़ने पड़े। सही है। वे कुछ दिन बीजापुर की सेवा में चले गए। यह भी सही है। तो यहां सही नहीं है कि जब बात करते हैं, और इसका सही आंसर कौन होगा? यह ए। याद रखना। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी, शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के शिक्षक और संरक्षक का क्या नाम था? दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के समर्थ व आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? रामदास। शिवाजी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो उनकी माता का। उसके बाद शिवाजी के ऊपर सबसे अधिक किसका पड़ा? तो उनके शिक्षक एवं संरक्षक का नाम था दादाजी कोंडदेव। इनमें से सत्य कथन की पहचान करें। पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते थे। बिल्कुल सही है। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में आते थे। बिल्कुल सही है। तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, नौकर आदि। बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर 1, 2 और 3 होगा। 1 और 2, 3 किसी में है? नहीं ना है। ये पूछ रहा है कि सत्य कथन कर रहा है, इसमें से नहीं 1, 2, 3 किसी में है? तो नहीं है। उपर्युक्त में से एक से। हम देखते हैं कि रूस में अक्टूबर और 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? तो देखिए साहब, इस डेट को लेकर विवाद है। बहुत जगह आपको मिलेगा 22 अक्टूबर,
देखिए एक्यूरेट इसका सही आंसर होना चाहिए 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, ठीक ना। ध्यान दोनों रखना है, लेकिन दोनों में निर्धारित करना पड़े तो मारना है 25 अक्टूबर। देखिए वाइमर संविधान के दोष का नाम लिखित में से भंगुर बना दिया। क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो वाइमर संविधान कहां के संविधान को कहा गया? जर्मनी के संविधान, जर्मनी। और इस संविधान के तहत खासियत यह थी कि जर्मनी में वाइमर संविधान के तहत जो भी सरकार बनती थी, एक पार्टी की नहीं, गठबंधन की सरकार बनती थी, गठबंधन की सरकार बनती थी। और यही वाइमर संविधान का सबसे बड़ा, और इसका सही आंसर ए। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासित है, यह परिभाषा किसने किया था? अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कहां का राष्ट्रपति था? अमेरिका का। कहां का? अमेरिका का। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की धरती से दास प्रथा कब समाप्त किया था? 1863 से। कब? 1863। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया क्या? 1832। और किस संधि के द्वारा? कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया की संधि। और ये संधि कब हुई थी? 1832। बस दो ही बात याद रखना, कब घोषित किया गया और किस संधि के, बस दो ही बात याद रखना। समझ गए? आइए, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? 1938 में। और ये समझौता किसके किसके बीच हुआ था? यह जर्मनी, किसके बीच? फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटेन के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 1938। म्यूनिख कहां है? ये जगह कहां है? यह है जर्मनी में। क्योंकि यह समझौता जर्मनी के म्यूनिख में हुई, इसका नाम पड़ गया म्यूनिख। 1850 के दशक तक ब्रिटेन का अधिकांश भाग इससे जुड़ा हुआ था। किससे? रेल से। और भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी। कहां? किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय। कहां से? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने। मुंबई से थाने कितने किलोमीटर? 34 किलो, 34 किलो। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक किस वर्ष कितनी बार होती है? एक बार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945। और इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जिसमें स्थापना हुई कुल सदस्य कितने थे? 51, 51। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या कितनी है? और 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। ये हिस्ट्री का सेशन 5 है। अगर आपको पसंद आता है तो इसे ले लीजिए। 1911 ईस्वी को चीन क्रांति के महान योगदान किसका है? तो सन्यास सेन। और सन्यास सेन को चीन का क्या कहा गया? चीन का राष्ट्रपिता। चीन का राष्ट्रपिता। लेनिन का संबंध किस क्रांति से है? रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई? 1917। रूसी क्रांति क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक
होचिमिन का संबंध किस देश से है? चीन से। वियतनाम के गृह युद्ध में भयानक पराजय किसकी हुई थी? किसकी हुई थी? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका। किसकी? अमेरिका। याद रखिए, अमेरिका। बस इतना ही याद रखना है, अमेरिका की पराजय। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मौर्य राजवंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या माना जाता है? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर और 298 ईस्वी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1198 ईस्वी। 1198 ईस्वी। और मोहम्मद गोरी के सेना नायक का नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। और इसे ही बंगाल एवं बिहार विजय का, इसे ही बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय दिया जाता। इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। बिहार में राजस्व के इतिहास से संबंधित सत्य का चयन की। बिहार में जब्ती पद्धति 200 परगने में से 138 परगने में यह पद्धति लागू हुई। 1282 में टोटल में बिहार में इतना रुपये का राजस्व जमा किया और 1665 में बिहार में मानक राजस्व इतना हुआ। और इस तरह का जब प्रश्न आए ना, इसका सही आंसर में कुछ नहीं करना है। और इसका सही आंसर कर देना है 1, 2, 3 और 4। इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो कुछ नहीं करना है, एकदम मार देना है टोटल। 39 में देखिए, 39 में क्या है? किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध किया? कौन पहाड़ी से किया था? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी। और यहां तक ना, अमर सिंह कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई। छोटे भाई बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के थे? आरा जगदीशपुर। आरा जगदीश। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही होने वाले कौन थे? अनुग्रह सिंह। पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। बस यहीं तक। और थोड़ा समय कम पड़ जाता है। आज यहीं तक रहेगा, फिर कल मिलते हैं नई सोच नई ऊर्जा के साथ। और सांसा आपको कहता है जय हिंद।